नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की। हमारे साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के उत्तराखंड स्टेट के पूर्व निदेशक डॉक्टर नरेंद्र शर्मा जी मौजूद हैं। आप सीनियर पैथोलॉजिस्ट हैं, तो आज हम इन तमाम राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बारे में बहुत विस्तार के साथ जानने वाले हैं। तो डॉक्टर नरेंद्र शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो स्टूडियो में। धन्यवाद श्रोताओं को, आपको बहुत बहुत मेरा आभार। तो डॉक्टर शर्मा, मैं चाहूंगी कि सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि कौन से राष्ट्रीय कार्यक्रम अभी नए आए हैं, कौन से पुराने हैं और ये कब से शुरू हुए। सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारा जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम है उसका एक उद्देश्य है। इसका उद्देश्य यह है कि हर वर्ग के व्यक्ति को, पुरुष को, महिला को, बच्चे को, जेंडर के आधार पे उसको सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है और प्रत्येक लेवल पे के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है बिना किसी ज्यादा खर्च के। इकोनॉमिकल मतलब बहुत ही लोअर कॉस्ट पे या फिर निःशुल्कता के आधार पे जहाँ जैसी व्यवस्था बनी हो तो उसको बेहतर स्वास्थ्य सुविधा हमें प्रदान करना, ये राष्ट्रीय कार्यक्रमों का जो है एक ये उद्देश्य है। तरह तरह के हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम समय समय पे लॉन्च हुए हैं भारत सरकार के द्वारा। राष्ट्रीय कार्यक्रमों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो संचारी रोग हैं और दूसरा जो है गैर संचारी रोग। संचारी रोग जो है कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, जो कि एक से दूसरे में स्प्रेड होती हैं या एक से दूसरे में जिनका संक्रमण जाता है, एक व्यक्ति के संपर्क में आने से दूसरे व्यक्ति में जाता है तो उसको संचारी संक्रमण कहते हैं। उसको हम खांसने से, छींकने से या इस तरह से जो फैलता है जी। तो संचारी संक्रमणों में जो है के लिए जो रोकथाम के लिए कार्यक्रम बने हुए हैं उसमें कुछ मुख्य बीमारियों के जैसे नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है, जिसको नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम भी अब कहा जाता है। और इस राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम जो है के विषय में जो है अभी मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि विशेष तौर पे 7 दिसंबर को जो है देहरादून में माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा एक 100 दिवसीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम का वहाँ पे लॉन्च किया गया। अच्छा। और उसमें 100 दिवस तक जो है प्रत्येक घर में जाकर के, प्रत्येक गांव में जो है जाकर के जो है स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा बलगम की जांच, हैंड एक्सरे द्वारा जहाँ पे एक्सरे किए गए और उसके अलावा उनके लक्षणों के आधार पे जो है तपेदिक के रोगियों की जो है जांच की गई और उनको जो है ट्रीटमेंट भी दिया गया। अच्छा। और इसमें काफी सफलता मिली और ये 100 दिन का जो टीबी कार्यक्रम था ये हमारा ये पूर्ण हुआ है बहुत ही सफलता के साथ। और टीबी दिवस क्या है, उस दिन तो इसका समापन नहीं किया, वो भी इसी में आ गया था। जी, वो भी ये 100 दिन के अंतर्गत आ गया था, लेकिन इस कार्यक्रम को बहुत ही सफलता के साथ देखा गया था। तो हमारे जो संचारी रोग हैं उसमें ये ट्यूबरकुलोसिस या तपेदिक जो है बहुत मुख्य रूप से आता है और ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। और इसके अलावा जो है राष्ट्रीय डेंगू नियंत्रण कार्यक्रम है, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम है, नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम है। अच्छा। और इसके अलावा नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है, जिसमें जो यौन जनित बीमारियां होती हैं के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। और उसके अलावा जो है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत जो है वर्नल डिजीजेज भी आती हैं, वो भी आता है इसमें। और यॉज कंट्रोल प्रोग्राम है और बाकी जो है नेशनल कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं जो गैर संचारी होती हैं, उसमें जो है हमारे जो है कैंसर है या डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, स्ट्रोक है और बाकी जो है ब्लाइंडनेस है या अंधता निवारण कार्यक्रम है, राष्ट्रीय अंधता निवारण कार्यक्रम है। तो आपने बहुत ही अच्छा बताया अभी कि संचारी रोगों में एड्स है, लेप्रोसी है, टीबी है, नेशनल गुनिया वर्म डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है, यॉज कंट्रोल प्रोग्राम है और फिर डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया, इन सब के जो है राष्ट्रीय कार्यक्रम इनको कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हैं। जी। तो नेशनल मलेरिया कालाजार कंट्रोल प्रोग्राम है। ये सब जो है बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो कि इन बीमारियों को जो है रोकने के लिए बनाए गए। तो ये बीमारियां अभी सर हैं, कालाजार और ये सब जी बनी हुई है अभी भी ना। जी। तो अब हम आते हैं गैर संचारी रोगों पर। जी। तो गैर संचारी रोगों में सर कौन कौन से राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहे हैं इस वक्त पे? गैर संचारी रोग जो वो रोग होते हैं जो कि एक से दूसरे में स्प्रेड नहीं होते, वो स्वतः ही उत्पन्न होते हैं या फिर खान पान के कारण या फिर जो है हमारे शारीरिक कमियों के कारण वो उत्पन्न होते हैं, तो वो गैर संचारी रोग कहलाते हैं। और इसमें जो है नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम है, जिस कैंसर की बीमारी जो है बहुत ज्यादा आजकल दिखाई देती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो है राष्ट्रीय कार्यक्रम उसके लिए बनाए गए हैं। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, इसमें जो है मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो है कार्यक्रम बनाए गए हैं। और नेशनल डायबिटीज कंट्रोल प्रोग्राम है, जो कि शुगर की बीमारी आजकल बहुत ज्यादा
दिखाई दे रही है हिंदुस्तान में और हमारे हर क्षेत्र में ये दिखाई दे रही है। तो इसको जो है नेशनल डायबिटीज कंट्रोल प्रोग्राम इसके लिए बनाया गया है। और इसके अलावा जो है ऑक्यूपेशनल डिजीज हैं, जैसे आपका जो है न्यूमोकोनिसिस वगैरह जो है या सिलिकोसिस वगैरह, कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो फैक्ट्रीज वगैरह में होती हैं, वो ऑक्यूपेशनल डिजीज होती हैं, उनको रोकने के लिए कार्यक्रम बनाए गए हैं। और उसके अलावा नेशनल ब्लाइंडनेस प्रोग्राम है जो कि अंधता निवारण के लिए जो है कैटरेक्ट की बीमारी है या फिर कोई और बीमारी है आंखों से संबंधित, उसको रोकने के लिए जो है नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम बनाया गया है। और उसके अलावा जो है नेशनल डीफनेस यानी कि बधिरपन होता है, उसको रोकने के लिए किसी भी एक्सीडेंट के कारण या फिर कोई जन्मजात बीमारी के कारण जो कान में जो दिक्कत आती है, सुनने में दिक्कत आती है, उसके लिए जो है नेशनल डीफनेस कंट्रोल प्रोग्राम बनाया गया है। और उसके अलावा जो है कुछ मिड डे मील प्रोग्राम या स्पेशल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम बनाए गए हैं, तो जो कि बच्चों के लिए हैं या गर्भवती महिलाओं के लिए हैं, उनके लिए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम बनाए गए। जैसे बच्चों के लिए जो है एनीमिया के लिए जो है वो आयरन की गोलियां वगैरह दी जाती हैं, या विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम है हमारा जो कि छोटे बच्चों के लिए दिया जाता है। और इसके अलावा गॉइटर जो एक घेंगा रोग होता है, उसके लिए नेशनल गॉइटर कंट्रोल प्रोग्राम हमने बनाया गया है। और बालवाड़ी न्यूट्रिशनल प्रोग्राम हमारा है, इसमें जो है आरसीएस प्रोग्राम है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम जिसको कहते हैं। और इसके अलावा सेफ वाटर, जो हम स्वच्छ पानी किस तरीके से लोगों को प्रदान करें, उसके लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाए गए हैं। और दूसरा 20 सूत्री कार्यक्रम में भी जो है हमारे जो है हेल्थ फॉर ऑल तथा बाकी इन स्वास्थ्य के मुद्दों को उसमें 20 सूत्री कार्यक्रम में लिया गया है, वो भी जो है राष्ट्रीय कार्यक्रमों में आते हैं और जो कि गैर संचारी रोग उसमें शामिल किए गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय तो काफी ज्यादा कार्यक्रम है ना, बीमारियां भी बहुत तरह तरह की हैं। जी बिल्कुल जी। और इसमें जो है हमारा जो राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत जो है गर्भवती महिलाओं के लिए जो है जो योजनाएं राज्य सरकार द्वारा बनाई गई हैं, उसमें जननी सुरक्षा योजना है। जननी सुरक्षा योजना में हम ये चाहते हैं कि जो है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी या सरकारी अस्पताल में जो डिलीवरीज होती हैं, घरों में प्रसव को रोकना जी, तो क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशन की ज्यादा संभावना रहती है, तो सरकारी अस्पताल में कराएंगे तो जो है वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन की संभावना नहीं रहती है, तथा जच्चा बच्चा दोनों के स्वास्थ्य की वहाँ पे अच्छी तरह से जांच की जाती है। और वहाँ पे जननी सुरक्षा योजना में जो है शहरी क्षेत्रों में जो है 1000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 1400 रुपये जो है महिला को वहाँ पे दिए जाते हैं। और समय समय पर इसमें वृद्धि भी की जाती है। और इसके अलावा जो है हमारी ईजाबोई सगुन योजना है, जिसमें गर्भवती महिलाओं के लिए जो है सरकार की तरफ से जो है और जो है वो प्रोत्साहन राशि वहाँ पे दी जाती है सरकारी अस्पतालों में, ताकि वो जो है 2 दिन तक वहाँ पे उनको 48 घंटे तक वहाँ पे एडमिट रहेंगी तो अच्छी देखरेख होगी। और उसके पश्चात जो है जच्चा बच्चा दोनों को जो है खुशियों की सवारी से जो है घर तक छोड़ा जाएगा। और आने जाने की सुविधा और बाकी बच्चे के लिए जो है जो भी उसको कॉम्प्लिकेशन होंगे, रक्त की उपलब्धता है और बाकी जो है दवाइयों की उपलब्धता है, वो सब निःशुल्क की जाती है। तो ये सब निःशुल्क सेवाएं जो है राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत ये राज्य सरकार द्वारा तथा भारत सरकार द्वारा ये प्रदान की जा रही है। तो इतने सारे प्रोग्राम्स जो हैं इसमें राष्ट्रीय कार्यक्रमों में आते हैं और ये इसकी मॉनिटरिंग वहाँ पे जो है निदेशालय लेवल पे की जाती है। इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है NHM हमारा जो है इसका प्रमुख घटक है और यही इसको बहुत अच्छे तरीके से इस समय गवर्न कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं। प्रत्येक जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे, PSC ब्लॉक लेवल पे, CSC में और SAD सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर जो है इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है तथा स्वास्थ्य सेवाओं को ये सुदृढ़ किया जा रहा है और ज्यादा इसको मजबूत किया जा रहा है। इसके अलावा जो है टीकाकरण कार्यक्रम जो है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है, इसमें 1 साल तक के बच्चों को जो है ये पूरे टीके लग जाने चाहिए, जो कि टीकाकरण का नेशनल हमारा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है। उसमें जो है रोटा वायरस को भी अब जोड़ा गया है और बाकी जो है ओरल पोलियो वैक्सीन है, पेंटा वैक्सीन है और ये सब मिला करके जो है हमारी सब वैक्सीन जो है और BCG मिजिल्स वगैरह जो है ये 1 साल तक के बच्चे को जो है ये इसके सब पूरा इम्यूनाइजेशन हो जाना चाहिए। ये हमारा राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत है। और राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम जो है हमारा जिला स्तर पे, ब्लॉक लेवल पे, PSC, CSC, SAD सभी जगह चल रहा है और हर जगह पे इसके दिन निर्धारित किए गए हैं। अधिकतर जगह पे ये जो है बुधवार के दिन होता है।
कहीं किसी जगह पे या शनिवार को भी जहाँ जहाँ पे जिस देश के हिसाब से अपनी सुविधा अनुसार उन्होंने वहाँ पे निर्धारित किए हैं। तो टीकाकरण को जो है ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और जो कि राष्ट्रीय कार्यक्रमों की एक बहुत बड़ा घटक है और जो कि बच्चे की स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है और उसकी रक्षा के लिए और उसको जो गंभीर रोगों से बचाव करने के लिए ये टीकाकरण बहुत आवश्यक है। तो बहुत ही विस्तार से सर आपने योजनाओं के बारे में बताया और मैं चाहती हूँ कि इनमें से कौन सी योजनाएं का अगर आपने आउटकम देखा होगा कि क्या निकला, कहाँ पे ज्यादा काम करने की जरूरत है, कुछ इस तरह का क्या सर कोई सर्वे वगैरह हुआ? वैसे तो अधिकतर योजनाएं बहुत अच्छे ढंग से चल रही हैं और कुछ योजनाएं जो जिसमें काम की अभी जरूरत है जो हमारा चल रही हैं, कुछ जनपदों में भी उनका होना जरूरी है। जैसे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है और एक है RKSK राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है और स्कूल हेल्थ प्रोग्राम है। तो इसमें जो है RKSK जो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है, इसमें 5 से 18 साल तक के बच्चों को जो है वहाँ पे काउंसलर्स के द्वारा तथा पीर एजुकेटर्स जो होते हैं इनके द्वारा जो है उनको विभिन्न तरह की स्वास्थ्य की जानकारी तथा उनको जो है नशे के दुष्प्रभाव और मेंटल हेल्थ और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी जाती तथा काउंसलिंग की जाती है RKSK प्रोग्राम के अंतर्गत। तो RKSK प्रोग्राम जो है हमारा ये प्रत्येक गांव में प्रत्येक ब्लॉक लेवल पे और हर जगह ये मतलब जिले स्तर पे ये चल रहा है और इसमें 2 जो है काउंसलर और पीयर एजुकेटर्स होते हैं और वो जाकर के ये करते हैं। तो इसको और ज्यादा हम अच्छा बना रहे हैं और इसको बनाने की आगे जरूरत भी है ताकि जो है बच्चों में जो है 5 से 18 साल के जो किशोर हैं वो ये एज बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। तो इसमें जो है उनको जो है जानकारी देना बहुत जरूरी होता है स्वास्थ्य के प्रति और समाज के प्रति और जो दुष्प्रभाव है नशे की प्रवृत्ति है इन सब से बचाव के लिए जो है उसमें काउंसलिंग की जाती है। दूसरा हमारा RBSK जो है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, उसमें 0 से 5 साल तक के बच्चों की जो है जा करके वहाँ पे उसकी जांच की जाती है कि उनमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, जैसे कंजेनाइटल डिफेक्ट जैसे क्लेफ्ट लिप वगैरह तो नहीं है या जो कुछ ऐसी बीमारियां तो नहीं है, जन्मजात बीमारियां तो नहीं है। तो उनका वहाँ पे उसको लक्षणों का निर्धारण करके उसके पश्चात उसकी डायग्नोसिस या उसका बना करके उसको संदर्भित करते हैं जिला अस्पताल में। जिला अस्पताल में अगर उसका इलाज नहीं हो पाता तो उसको जो है हायर सेंटर पे जो है जैसे मेडिकल कॉलेज लेवल पे जो है उसके ऑपरेशन की व्यवस्था की जाती है या उसके उपचार की व्यवस्था की जाती है। तो ये RBSK प्रोग्राम के अंतर्गत ये आता है और ये सब निःशुल्क सेवाएं हैं सब जो सरकार के द्वारा की जा रही है और इसमें जो है थोड़ा सा जो है इसको और ज्यादा गतिमान करने की कोशिश है। RBSK और RKSK प्रोग्राम को थोड़ा सा और ज्यादा गतिमान करें। बाकी हमारे सब कार्यक्रम तो काफी दिनों से चल रहे हैं और बहुत अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं और सभी जो है राष्ट्रीय कार्यक्रमों में जो है हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और पब्लिक को भी जो है जनता को जो है जनता की भागीदारी भी है और जनता को उसमें जो है काफी उससे लाभ हो रहा है। सर जो NHM का आपने बताया कि उसके थ्रू ही इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो उसका थोड़ा सा ढांचा अगर आप सरसरी बता दें कि जैसे कौन कौन लोग हैं जिले में NHM के अधिकारी होते होंगे? जी, राष्ट्रीय हेल्थ मिशन को जो है इसमें भी 2 घटक हैं, एक तो नेशनल हेल्थ मिशन है, एक अर्बन हेल्थ मिशन है, एक रूरल है, एक रूरल हेल्थ मिशन है। रूरल और अर्बन दोनों जो है इसको गवर्न करने के लिए जो है हमारे देहरादून में जो है नेशनल हेल्थ मिशन करके जो है डायरेक्टरेट में एक अलग से विंग बनाई गई है। तो वहाँ पे को जो है हमारे की जो है मिशन डायरेक्टर मैडम जो है वो पूरे योजनाएं बनाती हैं। उनके साथ जो है दूसरे और डायरेक्टर भी हैं इसके और बाकी जो है जॉइंट डायरेक्टर्स वगैरह हैं। पूरी टीम उनकी जो है कम से कम उसमें जो है आपके 20-25 लोगों की टीम है, वो जाकर के जो है इसकी रूपरेखा तैयार करती है। तो ये और वहाँ पे को जो है उनका काम ये रहता है कि जनपद से जो CMOs हैं और जनपद के जो NHM से संबंधित और जो अधिकारी होते हैं उनको समय समय पर प्रशिक्षित करना और उनको वहां से गाइडेंस देना, उनको निर्देश देना कि किस कार्यक्रम में कहाँ पे को जो है लैकुना हो रहा है, कहाँ पे को गति नहीं आ रही है और कहाँ पे क्या दिक्कत है। और दूसरा उसके अलावा फंडिंग भी जो है और फाइनेंस बजट वगैरह जो है वो सब NHM जो है हर जिले को वहां से प्रदान करता है, जिसके आधार पर इन योजनाओं को सुचारू रूप से चलाया जा सके। जैसे अपना जननी सुरक्षा योजना ही है, जननी सुरक्षा योजना का जो सारा बजट है वहीं से आता है और जितने भी राष्ट्रीय कार्यक्रमों में जो भी खर्च होता है वो NHM देता है। NHM जो है एक महत्वपूर्ण घटक है और इसके द्वारा जो है समय समय पे जो है कार्यक्रमों की समीक्षा भी की जाती है और हमारे राज्य में जो है NHM जो है बहुत अच्छी ढंग से काम कर रहा है और इसका लाभ लोगों को मिल रहा है। जैसे 108 सेवा है, खुशियों की सवारी है,
और बाकी जो जितनी भी इस तरह की सर्विसेज हैं ये सब हमारे एनएचएम के द्वारा ही चल रही हैं जी। कुछ और अगर बताना चाहें, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस को लेकर था उत्तराखंड सरकार का कि 2025 में ही हम इसको उन्मूलन कर देंगे, और वैसे राष्ट्रीय लक्ष्य 2030 का है। हाँ। तो इस दिशा में कितनी, कहाँ पे कमियां कहाँ पे हो रही हैं, और लेप्रोसी क्या अभी भी बची हुई है? लेप्रोसी का क्या मामला है सर? जी, ट्यूबरकुलोसिस का जो है इस समय काफी अच्छे तरीके से कार्यक्रम को समय समय पे हम उसको चला रहे हैं। और ट्यूबरकुलोसिस में मेन रूप से जो है इसके लक्षणों को पहचानना होता है। तो जो भी लक्षण हैं, जैसे आम पब्लिक के लिए मैं ये कहूँगा, लंबे समय तक जो है 4 हफ्ते से अधिक की खांसी है, बलगम के साथ, सीने में दर्द है, बुखार होना और वजन का कम होना, और इस तरह के लक्षण जो हैं ये हमको जो है तुरंत टीबी की जांच करानी चाहिए। तो उसमें एक्सरे की सुविधा, सीबी नेट और ट्रू नेट टेस्ट जो है ये सब जगह हमारे उपलब्ध है। जी। और सर, जैसे समीक्षा अगर आपने इस अभियान की होगी तो कहाँ पे ज्यादा काम करने की जरूरत है, और कितने मरीज, अभी डेटा अगर हो कुछ हो कि कितने मरीज हैं बचे हुए? क्योंकि 25 में अगर उन्मूलन का था तो एटलीस्ट कुछ तो उसके नजदीक पहुंचे होंगे। हाँ, काफी नजदीक पहुंच गए हैं। हाँ। और धीरे धीरे करके हम ये इस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं जी, क्योंकि एमडीआर टीवी आ रही तो वो एक और भयानक रूप ले रही है। हाँ जी। तो इसलिए अगर आप लोग क्या जागरूकता कार्यक्रम करते हैं गाँव में जाकर, आपने अपने नेतृत्व में क्या? हाँ, जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं, या ग्राम प्रधान के जरिए, पंचायतों के जरिए? जी, वहाँ पे को एक तो जो है ट्यूबरकुलोसिस की जो है उसके इसका सबसे पहले जो है इसका परीक्षण और निदान, और वहाँ पे जो है इसका डायग्नोसिस बना ली जाए तो ट्यूबरकुलोसिस का मरीज जो है अपने आप उससे अलग होकर के उसका ट्रीटमेंट हम स्टार्ट कर देंगे। और दूसरा जो है, इसको जब वो डायग्नोसिस हो जाती है तो उसके बाद जो है निश्चय मित्र वहाँ पे बनाए हैं। हर गांव में, हर जिले में जो है निश्चय मित्र बनाए हैं, जो कि जो है उसको जो है या सरकार की तरफ से भी जो है उनको जो है ये सपोर्ट दिया जा रहा है ट्यूबरकुलोसिस के मरीजों को, कि जो है वो आप जो है उसको पोषण, निश्चय पोषण योजना के तरफ गोद लें। जी, टीवी चैंपियंस हैं जी, ये सब। तो वो ये सब योजनाएं इसको बड़ा कार्यक्रम को अच्छा बनाने के लिए की जा रही है, ताकि प्रभावी ढंग से जो है टीबी पे कंट्रोल किया जा सके। सर, कई बार दवाइयां वक्त पे नहीं पहुंचती हैं, इस तरह के मामले क्यों ऐसा गड़बड़ियां होती हैं, जबकि टीबी में दवा का ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है? दवाइयां तो वक्त पे, और कोई भी डोज छूटनी नहीं चाहिए। हाँ, इसमें ये कोई दवा नहीं, इसलिए डॉट्स प्रोग्राम के तहत जो है यही हमने कहा गया सरकार के द्वारा कि जो है उसको ऑब्जर्वेशन, जो भी दवा दी जाएगी वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में दी जाएगी। और ट्यूबरकुलोसिस की जो दवा है वो लगातार चलनी चाहिए, छूटनी नहीं चाहिए। तो इसलिए हर जनपदों को जो है वो एक्स्ट्रा दवाई दी जाती है कि 1 महीने का अतिरिक्त उनको कोटा दिया जाता है, 2 महीने का कोटा दिया जाता है। और जब वो कहीं एक आध जगह कहीं खत्म हो जाती है तो उनको फिर जो है वो ऐसी कोई बात नहीं है, उनको लोकल परचेज भी कर लेते हैं। हमारे जिला सीएमओ है या जिला अस्पताल के सीएमएस है, वो एलपी करके भी दे देते हैं, लेकिन ऐसा हमारे संज्ञान में तो अभी आया नहीं। अच्छा, जी। सर, लेप्रोसी अभी बची है, और क्या कहाँ होती है, किन लोगों को होती है, क्या जेनेटिक होती है? लेप्रोसी का तो जो ये कार्यक्रम है इसमें 10,000 में एक व्यक्ति जो है इसको लाना है, 10,000 से। और अभी कितना है? अभी जो है 10,000 से 1 में ही है अभी। अच्छा, तो ये धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। और लेप्रोसी के इक्का दुक्का केसेस पाए जाते हैं, तो उसको भी एलिमिनेट करने के लिए जो है ये कार्यक्रम चल रहा है। जी। तो इसमें जी, इसके अलावा सर आपने फाइलेरिया एक बोला नाम, जी, ये क्या है, इस पे थोड़ा सा बताइए। फाइलेरिया तो यहाँ पे को वैसे कम है हमारे यहाँ पे। ये भी जो है इसमें हाथी पांव भी कहते हैं। अच्छा। जो उसका पैर होता है पेशेंट का, तो वो फूट में या किसी लिम्स को अफेक्ट करता है, और वहां पे जाकर के वो काफी स्वलन हो जाता है, काफी बड़ा हो जाता है, हाथी पांव की तरह हो जाता है। मैं जब पिथौरागढ़ में पोस्टेड था तो वहां पे एक मरीज थी, वो कई वर्षों तक हमारे सुपरविजन में रही थी जिला अस्पताल में। अच्छा। तो वो फाइलेरिया रोग से पीड़ित थी। अच्छा। तो उसको करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए फिर कॉस्मेटिक सर्जरी का सहारा लिया जाता है, जैसे एडवांस स्टेज में। और शुरुआती स्टेज में इसके लक्षणों के आधार पर पहचाना जाए तो इसकी जो है दवाइयां भी उपलब्ध हैं, और दवाइयों से इसको ट्रीटमेंट इसका किया जाता है। जी। तो पैर में ये होता है?
पैर में और किसी भी अंग में और हो सकता अच्छा, है। मतलब घाव के तौर पे फिर सूजन आना, स्वेलिंग हो जाती है। अच्छा, तो इसके पेशेंट भी काफी कम होंगे? बहुत कम है, बहुत कम होंगे जी जी। बाकी मलेरिया तो खैर ये सीजनल, डेंगू मलेरिया ये सब होते ही हैं जी। जी। तो कालाजार सर, कालाजार भी कमी होगा? कालाजार भी कम है, कम होगा जी। मतलब पहले की जो पुरानी बीमारियां थी, चेचक है, हैजा है, कालाजार है, ये सब अब एक तरह से इनका उन्मूलन एक तरह से हो चुका है जी जी। तो सर बहुत सारी जानकारी आपने दी, कुछ और अगर बताना चाहें राष्ट्रीय कार्यक्रमों के बारे में कुछ और? और इसमें यही है कि राष्ट्रीय कार्यक्रमों को जो है प्रभावी रूप से संचालन के लिए जो है हमारी सरकार के द्वारा बहुत सारे अच्छे योजनाएं समय समय पे लॉन्च की जा रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में भी जो है अभी कई योजनाएं बन रही हैं राष्ट्रीय कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने के लिए। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि जो है इन कार्यक्रमों का जो है जनता जो है और जनमानस जो है इसका समुचित लाभ उन तक पहुंचे, और यही मेरी शुभकामनाएं हैं। जी जी जी। तो बहुत शुक्रिया सर, इतना कीमती वक्त आपने दिया, इतनी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय योजनाओं के बारे में बताया हमारे श्रोताओं को। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू। जी जी। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये बातचीत पसंद आई हो, आपको इन योजनाओं के बारे में और अधिक जानना हो, तो हम लोग इस पर पूरा सीरीज के तौर पर हर बीमारी पर बात करेंगे। तो आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। तो डॉक्टर नरेंद्र शर्मा जी के साथ में अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।